वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सिद्धार्थ एडटेक के ऊपर। दोस्तों, आज क्लास मॉर्निंग में ले रहा हूँ। आज पूरे परिवार का जन्मदिन है, मेरा, पत्नी का और बच्चे का। तो शाम को थोड़ा शेड्यूल बिजी रहेगा, तो इसलिए आज आपकी क्लास 7 बजे की बजाय मैंने मॉर्निंग सेशन किया। पॉलिटी की क्लास भी आज दिन में ही लूँगा। तो हम लोग पिछली क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट जो इकोनॉमी की क्लास आपकी हुई थी उसमें मैंने पढ़ाया था आपको विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो 2 मिनट एक बार पिछली क्लास का रिवीजन करिए, आंख बंद कर लेना है और सुनते जाना है, ठीक है। फिर जैसे ही आज की क्लास लिखेंगे तो फिर पेन कॉपी आपको उठा लेना है। तो पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आपको वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन बताई थी। तो बताओ, येलो क्रांति का संबंध किससे है? याद आ गया? तिलहन से, सरसों से, सोयाबीन से, ठीक है, सनफ्लावर से, सोयाबीन नहीं सनफ्लावर, सूरजमुखी से। फिर काली क्रांति पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। फिर नीली क्रांति फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति, तो इसमें लेदर एंड कोकोआ प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, स्वर्ण रेशा क्रांति, इसमें जूट उत्पादन को बढ़ावा देना था। गोल्डन सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, इसमें हॉर्टिकल्चर, बागवानी, इसमें भी फलों में सेब और शहद के उत्पादन को प्रायोरिटी दी गई थी। फिर सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू कॉटन प्रोडक्शन, जो रजत रेशा क्रांति है, कपास उत्पादन। ओनली सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत क्रांति, तो इसमें एग प्रोडक्शन, अंडा उत्पादन, पोल्ट्री का उत्पादन से संबंध है। उसके बाद में रेड रिवॉल्यूशन, तो रेड रिवॉल्यूशन मीट एंड टोमेटो। पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक है, गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति कांदा और प्रॉन फिश, झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। फिर दोस्तों आपको मैंने बताया था ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक है, धूसर क्रांति, तो ये फर्टिलाइजर एंड सीमेंट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। उसके बाद में अगली जो कृषि क्रांति मैंने बताई थी वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन, खाद्यान्न उत्पादन से बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, तो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्री वर्गीज कुरियन जी के नेतृत्व में 1964-65 में ये क्रांति प्रारंभ हुई। उसके बाद में केसर क्रांति, सैफरन प्रोडक्शन, केसर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। मीठी क्रांति, अरुण जेटली जी ने 2015 में इसको स्टार्ट किया। इसका संबंध मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से। उसके बाद दोस्तों बादामी क्रांति, आलमंड रिवॉल्यूशन, तो आलमंड रिवॉल्यूशन आप जानते हैं किससे संबंध रखता है? स्पाइस प्रोडक्शन, मसाला उत्पादन से। फिर यदि ये सारी क्रांतियां एक साथ हो जाए, सारी क्रांति एक साथ हो जाए, तो इसको बोलेंगे रेनबो रिवॉल्यूशन, यानी हरी, पीली, लाल, गुलाबी, काली, नीली, जितनी भी क्रांतियां हैं सभी कृषि क्रांतियों को एक साथ ध्यान दिया जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम? रेनबो रिवॉल्यूशन। उसके बाद मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर मैंने बताया था। हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधे उगाना। एरोपोनिक्स, ग्रोइंग प्लांट इन एयर, हवा में पौधे उगाना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बताया था हॉर्टिकल्चर, बागवानी करना। उसके बाद में मैंने आपसे डिस्कस किया था फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन करना। ओलेरिकल्चर, वेजिटेबल प्रोडक्शन करना। पोमिकल्चर, फलों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स बताया था। विटीकल्चर, अंगूर की खेती, ठीक है। फिर वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर में वर्मी जो रेयरिंग है, मतलब कछुआ, ये केचुआ पालन, कछुआ नहीं केचुआ पालन की खेती करना। उसके बाद में आपसे मैंने डिस्कस किया था सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर जो है उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो रेशम कीट पालन है वो करते हैं। और लास्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था मोरी कल्चर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सहतूत के पेड़ों का उत्पादन बढ़ाते हैं ताकि ये रोज मलबरी प्रोडक्शन करते हैं ताकि रेशम कीट का रेयरिंग किया जा सके। इसके बाद हमने डिटेल डिस्कशन किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन पे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो परंपरागत कृषि विधियों के स्थान पर आधुनिक कृषि विधियां, जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, हाइब्रिड सीड्स, सिंचाई सुविधाओं पर बल दिया गया, मैकेनाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, सस्ता क्रेडिट आदि दिया गया, जिससे 1966 में खरीफ की फसलों के साथ एक रिवॉल्यूशन हुआ। उसी को हमने क्या नाम दिया? ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है? स्वामीनाथन सर। और ये शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द दिया था विलियम गेड ने, 1968 में, अमेरिकी वैज्ञानिक है। भारत में ये कौन से विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुई थी? 1960 में स्थापित जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय में, ठीक है। वर्तमान में वो उत्तराखंड में, उस समय उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत होता था उत्तर प्रदेश में थी। उसके बाद दोस्तों मैंने आपसे बात किया कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसके की फैक्टर्स क्या क्या थे या की एलिमेंट्स क्या थे, हमने क्या किया था।
तो इसमें हमने बात की थी कि पहला इसका की एलिमेंट था अधिक उपज देने वाली फसलों का कार्यक्रम, जो कि 1970-71 से प्रारंभ हुआ था। और इसमें 6 क्रॉप्स चुनी गई थी। 6 क्रॉप्स वर सेलेक्टेड इन इट: व्हीट, टेडी यानी चावल, धान, मेज, मक्का, बाजरा, जवार, रागी। ठीक है, और इसको सफलतापूर्वक हमने किन राज्यों में चलाया? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और साउथ में तमिलनाडु एंड केरला। यहाँ पे ये काफी सक्सेसफुल रही। हालांकि सबसे ज्यादा इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट मिला वो पंजाब और हरियाणा में मिला। उसके बाद दूसरी हमने चलाई थी बहुफसल कार्यक्रम। ठीक है, तो बहुफसल कार्यक्रम के तहत हमने ऐसे बीजों या वेराइटीज को सेलेक्ट किया जो कम टाइम पीरियड में पक के तैयार हो जाए, ताकि एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक बार फसलें बोई जा सके और प्रोडक्टिविटी, उत्पादन को बढ़ाया जा सके। ये हमने किया। उसके बाद दोस्तों हमने अगला जो इसमें किया, इम्फेसिस ऑन माइनर इरिगेशन, जो लघु सिंचाई चीजें हैं उसको हमने प्रमोट किया। तो लघु सिंचाई के तहत जैसे ट्यूबवेल हो गए, कुएं हो गए, तालाब हो गया, नहरें हो गई, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, इन सबको हमने प्रमोट किया। उसके बाद दोस्तों हमने इम्फेसिस दिया किस पे? तो केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग पर। तो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर काफी प्रमोट किया, जिसमें यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, एनपीके के लिए काफी सब्सिडी दी गई और इसको प्रमोट भी किया गया। हालांकि यूरिया सब्सिडी पहली बार 1977 में प्रारंभ हुई थी भारत में, इस कृषि क्रांति के काफी समय बाद में, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बढ़ावा दिया गया। तो ये हमने किया। फिर उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया हमने। विभिन्न संस्थानों की स्थापना की जिसका संबंध कृषि विकास से जुड़ता है। तो कृषि विकास से संबंधित जो संस्थान है, जैसे इसमें नाबार्ड हो गया, आईसीएआर हो गया, राष्ट्रीय बीज निगम हो गया, राष्ट्रीय खाद जो उर्वरक निगम है, इन सब की स्थापना की। किसानों को मूल्य सुरक्षा देने के लिए 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एपीसी की स्थापना की, जिसके रिकमेंडेशन पर एमएसपी दिया जाता था। बाद में उसका नाम बदल के सीएसीपी कर दिया 1985 में। ठीक है, बीमा सुरक्षा प्रदान की गई। इस तरह भूमि संरक्षण कार्यक्रम को प्रमोट किया। तो काफी हमने सुधार किया और इन सब के कारण हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिली। अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने पढ़े थे कि व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो उसमें दोस्तों आपने देखा था कि एक, हमारे देश का कुल कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ गया। टोटल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन दोनों बढ़े, मतलब उत्पादन भी बढ़ा और पर हेक्टेयर में जो उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी, वो भी बढ़ा। दोनों में बढ़ने से आत्मनिर्भर हो गए खाद्यान्न के मामले में। फिर इससे किसानों की आय बढ़ी, तो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी आय बढ़ी, तो ग्रामीण गरीबी कम हुई और फिर शहरी गरीबी यानी देश में गरीबी कम हुई। फिर जो भूमि में काम करने वाले खेतीहर मजदूर हैं उनको रोजगार के अवसर बढ़ गए, चूंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो नीड था लेबर का। उसके बाद दोस्तों हमने ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप हमारे देश के जो किसान हैं उनके लिए मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया, तो उससे खेती बाड़ी करना थोड़ा आसान हो गया। इसके अलावा जो मानसून पर डिपेंडेंस है वो कम होने लगा, चूंकि सिंचाई सुविधाओं में हमने काफी विकास किया। खेती का आधुनिकीकरण होने लगा। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, जिससे किसानों की स्थिति थोड़ी बेहतर होने लगी। तो ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हमने देखे, लेकिन इसके कुछ चुनौतियां या कंसर्न्स भी मैंने आपको बताया था। लाइक पहला इसमें क्या था, लिमिटेड क्रॉप्स तक ही सीमित रही, यानी गेहूं, चावल, मक्का, जवार, बाजरा, रागी। हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ध्यान में नहीं रखा, हमने दलहन तिलहन को ध्यान में नहीं रखा। तो आज भी दलहन तिलहन में हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, लिमिटेड एरिया पे इम्पैक्ट पड़ा। तो इम्पैक्ट ऑन पंजाब एंड हरियाणा, ज्यादातर पॉजिटिव फायदा पंजाब हरियाणा को मिला, तो वहां के किसान अमीर है, बाकी किसान गरीब है। तो एक इनकम डिस्पेरिटी, इनकम असमानता बढ़ गई उन दोनों में, तो ये हुआ। फिर क्षेत्रीय विषमता भी बढ़ी कि पंजाब हरियाणा वो समृद्ध है कृषि में, बाकी जो राज्य उतने समृद्ध नहीं है। ठीक है, तो ये बढ़ा। फिर इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट आया, केमिकल फर्टिलाइजर के यूज के कारण जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो गई। ठीक है, भूमि क्या हो गई, बंजर हो गई। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें क्या हुआ कि जो भूजल है वो भी कंटामिनेंट होने लगा। साथ ही साथ इसमें जो मानव स्वास्थ्य उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। तो इस तरीके से एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के भी साइड इफेक्ट आए। फिर आपने ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन किया ट्यूबवेल से, कुएं से, तो वहाँ डार्क जोन की समस्या उत्पन्न होने लगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया। बिजली का बिल वगैरह ज़्यादा आने लगा, मोटर जल जाती है, कभी क्या करना है कभी क्या। तो किसान की कॉस्ट बढ़ गई और साथ ही साथ डार्क जोन की समस्या भी उत्पन्न हुई। फिर धीरे धीरे हमने जब मैकेनाइजेशन प्रमोट किया तो पहले तो रोजगार बढ़ा, लेकिन बाद में धीरे धीरे रोजगार क्या हो गया, कम हो गया। ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन सब आजकल ऑटोमेशन आ गया।
तो इसके कारण खेती में भी रोजगार कम होने लगे, तो बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। तो इस तरीके से इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, लेकिन इन नेगेटिव इम्पैक्ट के बावजूद भी डिस्पाइट द अबव क्रिटिसिज्म, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था इसका अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन रहा है। जो इमीडिएट फूड क्राइसिस था उसको खत्म किया, भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया, न केवल आत्मनिर्भर बल्कि हम आज एक्सपोर्ट करते हैं। तो उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी हरित क्रांति का अभूतपूर्व योगदान रहा है, और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत जो है वो न केवल आत्मनिर्भर बना है, या उस समय जो क्राइसिस था खाद्य संकट का, मैंने आपको कहानी बताई थी, अमेरिका ने हमें सड़े हुए गेहूं भेजे थे, हमने वापस भेज दिया था, तो खाद्य संकट भुखमरी हो गई थी, उसको दूर किया, और हमारा देश न केवल आत्मनिर्भर बना अपितु आज हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यहां तक मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछले क्लास में। अब आंखें खोल लीजिए और आगे पढ़ना है। तो अब हमारा टॉपिक है कि वर्तमान समय में कृषि के समक्ष मुख्य चुनौतियां है क्या। तो देखो दोस्तों, पहले इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो, रटना नहीं है, समझना है, ताकि आप भूलो नहीं इसको, ठीक है। खेती करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? लैंड चाहिए। क्या चाहिए? लैंड चाहिए। खेती करने के लिए फिर तुम्हें क्या चाहिए? सीड्स चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? सीड्स चाहिए, बीज चाहिए। फिर खेती करने के लिए बीज भी है तुम्हारे पास, तो आगे तुम्हें क्या चाहिए? फर्टिलाइजर चाहिए। क्या चाहिए? फर्टिलाइजर। फिर तुम्हें चाहिए फर्टिलाइजर के बाद में पेस्टिसाइड्स वगैरह, ताकि जो कीट वीट है उनको रोका जा सके, ठीक है। और तुम्हें जो रिस्क हो रहा है इसमें, ठीक है, तुम्हें जो रिस्क हो रहा है वो क्या है कि भाई मानसून पर हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, तो सिंचाई सुविधा भी चाहिए। तो पहले तुम्हें जमीन चाहिए, उसमें डालने के लिए बीज चाहिए, और ज्यादा अच्छा हो खेती बाड़ी उसके लिए फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें सिंचाई भी चाहिए, इरिगेशन चाहिए। और कृषि बहुत ही हाईली रिस्की प्रोफेशन है, एग्रीकल्चर इज अ हाईली रिस्की प्रोफेशन। तो इस रिस्क से बचने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तो इस रिस्क से बचने के लिए तुम्हें चाहिए बीमा, इंश्योरेंस चाहिए। बीमा भी होना चाहिए किसान के पास। अब ये बताओ कि ये जितनी चीजें हैं, भूमि हो, बीज हो, उर्वरक हो, कीटनाशक हो, सिंचाई सुविधा हो, बीमा हो, इन सब के लिए क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, रोकड़ा होना चाहिए, वरना ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? फंड होना चाहिए। किसान के पास क्या होना चाहिए? फंड, यानी पैसा होना चाहिए। और ये पैसा आएगा कहां से? जब वो बेचेगा। क्या? जब वो माल बेचेगा, तो माल उसका, ये पैसा कहां से आएगा कि जब वो माल बेचने जाए तो उस माल का उसे बढ़िया दाम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? यानी उसको भाव बढ़िया मिलना चाहिए। तो जब मार्केटिंग करने जाएगा, तो विपणन जब होगा, तो इस मार्केटिंग में उसको क्या मिलना चाहिए? प्राइस ज्यादा मिलना चाहिए। प्राइस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अब मान लो प्राइस ज्यादा नहीं है, प्राइस ज्यादा नहीं है, तो अगली प्रॉब्लम फिर क्या होगी इससे? अगर भाव नहीं मिला बढ़िया, तो किसान क्या हो जाएगा? उसकी इनकम लो होगी। क्या होगी? लो इनकम होगी। और लो इनकम होगा तो फिर क्या वो मशीन या तकनीक में निवेश कर पाएगा? कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन में निवेश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, पैसा ही नहीं है। तो फिर इससे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या होगा? कमजोर होगा। क्या होगा? वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मतलब जैसे कोल्ड स्टोरेज नहीं हो पाएगा, वेयर हाउस नहीं बन पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ये सब प्रॉब्लम रहेगा। आधुनिक मशीन जो है, मॉडर्न मशीन्स, वो भी नहीं हो पाएंगी। ये सब उसके क्या होंगे? कमजोर होंगे। ठीक, तो अब इसको ध्यान से समझो, इसी से तुम्हारा एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है। अगर मान लो मैं आपसे बात करूं, तो आप में भी मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो खेती किसानी किए होंगे या जानते होंगे, या किसान परिवार से होंगे। एक किसान क्या क्या चुनौती फेस करता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर इन्हीं से संबंधित जितनी योजनाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसान को खेती बाड़ी करने के लिए चाहिए लैंड। क्या चाहिए? जमीन। तो प्रॉब्लम क्या लैंड का? लैंड की जो प्रॉब्लम है कि स्मॉल साइज का लैंड है। क्या है? स्मॉल साइज लैंड। लैंड साइज क्या है? बहुत छोटी है। तो छोटी जोत जितनी होगी उतना ही उसमें मशीन, तकनीक आदि लगाना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। भाई तुम्हारे पास 2 बीघा जमीन है,
अब 2 बीघा जमीन के लिए तुम ट्यूबवेल खुदवा रही हो 3 लाख रुपया लगा के, क्या उसका ब्याज भी निकाल पाओगे तुम? 3 लाख रुपए का सालाना ब्याज मान लो तुम्हारा 12 रुपया सैकड़ा भी तुमने लिया तो 36,000 रुपया तुम्हारा ब्याज आ रहा है। 2 बीघा में क्या 36,000 का उत्पादन तो हो जाएगा क्या? तो इसका मतलब इतना उत्पादन भी नहीं होगा जितना तुमने ब्याज भर रहे हो, तो तुम तो घाटे में गए ना। और अगर तुम मान लो ये मशीन वगैरह नहीं लगाओगे तो फिर तुम सिंचाई कहीं से करोगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो प्रॉब्लम समझो इसको, छोटी जोत की समस्या का मतलब क्या है कि भारत के अंदर क्या है कि 86% फार्मर्स जो हैं वो छोटे किसान। अब देखो यहाँ पे जो फार्मर्स है ना, इन फार्मर्स को 5 भागों में बांटा गया है। फार्मर्स के प्रकार क्या क्या है? तो 5 प्रकार होते हैं इसके। पहला प्रकार क्या है? तो पहला प्रकार होता है सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर। क्या होता है? सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर। सीमांत किसान यानी मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल फार्मर। फिर दूसरा इससे बड़ा होता है, उसको बोलते हैं लघु किसान। क्या बोलते हैं? लघु किसान। क्या बोलते हैं इसको? लघु किसान, स्मॉल फार्मर। क्या बोलते हैं? स्मॉल फार्मर, लघु किसान। फिर इससे जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं लघु मध्यम किसान। क्या बोलते हैं? लघु मध्यम किसान। इसको बोलते हैं लघु मध्यम किसान, लघु मध्यम किसान। ये हो गया स्मॉल मीडियम फार्मर। क्या हो गया? स्मॉल मीडियम फार्मर, लघु मध्यम किसान। इससे जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं मध्यम किसान। क्या बोलते हैं? मध्यम किसान, मध्यम किसान यानी मीडियम फार्मर। क्या बोलेंगे इसको? मीडियम फार्मर, मीडियम फार्मर, मध्यम किसान। और जो इससे भी बड़ा होता है उसको बोलते हैं बड़े किसान। क्या बोलते हैं? बड़े किसान। तो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, बड़े किसान, छोटे किसान, यानी ये हो गया बिग फार्मर। क्या हो गया? बिग फार्मर। पर हमें क्या पता कौन क्या है? तो सीमांत किसान, और इनको समझने के लिए एक कंसेप्ट समझो। 1 हेक्टेयर जमीन होती है, कितना? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में बीघा कितनी होती है? 3.95 बीघा जमीन। कितना? 3.95 बीघा लैंड। ठीक है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 3.95 बीघा लैंड। ठीक है, मतलब लगभग 4 बीघा जमीन होती है 1 हेक्टेयर में। अब हर राज्य का अलग अलग होता है, कहीं पे मान लो कट्टा चलता है, कहीं पे बीघा चलता है, कहीं बिस्वा चलता है। तो इसलिए हेक्टर में हम प्रोडक्शन लेते हैं पूरे देश में, चूंकि हेक्टेयर पूरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सेम होता है। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1.95 बीघा, मतलब 4 बीघा जमीन को 1 हेक्टेयर बोलते हैं, लगभग 4 बीघा। अब ये जो सीमांत किसान है ये कौन होते हैं? ऐसे किसान जिनके पास लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर या इससे कम हो। मतलब ऐसे फार्मर जिनके पास जमीन कितनी है? 1 हेक्टेयर या तो या इससे भी कम हो, उनको बोलते हैं सीमांत फार्मर, मार्जिनल फार्मर। और ऐसे किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर लैंड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लघु किसान। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जिसके पास जमीन हो उसको हम क्या बोलते हैं फिर? लघु किसान। और ऐसे किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक जमीन हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लघु मध्यम किसान। क्या बोलेंगे उसको? लघु मध्यम किसान। और जो किसान जिसके पास 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक लैंड हो उसको दोस्तों हम बोलते हैं मीडियम फार्मर। जिसके पास 4 हेक्टेयर टू 10 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मध्यम या मीडियम फार्मर। और जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो बिग फार्मर, बड़े किसान। ये तो वर्ड डिवीजन फार्मर्स का। अब हमें तो कृषि की प्रॉब्लम पढ़नी थी ना, तो आज का टॉपिक का नाम दीजिए वर्तमान समय में कृषि की प्रमुख चुनौतियां। वर्तमान समय में कृषि की प्रमुख चुनौतियां, द मेन चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट प्रेजेंट। ये आज का आपका टॉपिक है, वर्तमान समय में कृषि की प्रमुख चुनौतियां, मेजर चैलेंजेस क्या एट प्रेजेंट हमारे देश में। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको लिखा, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, छोटी जोत की समस्या। उसी के संदर्भ में इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले किसान हैं, यानी कि मार्जिनल एंड एवं
जो स्मॉल फार्मर हैं इनका देश में संख्या है 86% तक। क्या है? 86% तक फार्मर क्या है, या तो वो सीमांत हैं या तो वो लघु किसान हैं। इसका मतलब दे हैव लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड होल्डिंग। इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। एट्टी सिक्स परसेंट फार्मर्स के पास। अब दोस्तों 86% फार्मर्स क्या हैं, वो छोटे किसान हैं या सीमांत किसान हैं। तो क्या ये मशीन, ट्रैक्टर, थ्रेसर, कंबाइन, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, फेंसिंग ये लगवाएंगे ट्यूबवेल वगैरह, तो वो क्या प्रॉफिटेबल रहेगा? नहीं, क्योंकि उसका कॉस्ट इतना आ जाएगा कि ये बेचारे उसको ब्याज भर पाएंगे, यानी उसको बचेगा तो कुछ नहीं। तो ये है मेजर प्रॉब्लम पहली। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है आपकी? तो पहली दोस्तों प्रॉब्लम है स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, छोटी जोत की समस्या। ठीक है, छोटी जोत की समस्या। अभी इसको समझते जाना, बाद में लिखेंगे, है ना, मैं लिखवा दूंगा। तो पहली प्रॉब्लम क्या हो गई? साइज ऑफ लैंड होल्डिंग क्या है, बहुत छोटी है, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। इससे प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। क्या बात समझ में आ गई सभी के? अब दूसरी ओर बढ़ते हैं। दूसरा आपका है सीड्स। देखो, हमें बीज ऐसे चाहिए जो 1 बीघा में 20 बोरी हो जाए। बाजरे का बीज ऐसा हो कि जो उसका पौधा है उस पर 5 सिट्टे आए, 10 आए, तो उत्पादन बढ़ेगा ना। 1 सिट्टा आया, 1 बोरी भरेगी, 10 आया, 10 बोरी भरेगी। तो हमें बीज कैसे चाहिए? कीट प्रतिरोधक क्षमता हो, पर्यावरण से लड़ने की क्षमता हो। भाई कभी गर्मी पड़ गई, कभी बारिश आ गया, कभी ओला पड़ गया, उससे लड़ने की क्षमता हो। प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ज्यादा हो, 1 हेक्टेयर में उसका उत्पादन बहुत ज्यादा हो, और सस्ता भी बीज हो। तो प्रॉब्लम यह कि हाई क्वालिटी वाले जो प्रमाणित बीज आते हैं, सर्टिफाइड सीड आते हैं, वो महंगे होते हैं। और सच में महंगे होते हैं वो तो है, मिलते और नहीं है, टाइमली मिलते नहीं है। तो फिर बुआई के समय वही जो बीज हमारे पास है वो डालते हैं। और फिर मान लो कि राजस्थान में बीज बन के केरल में गया तो वहां का क्लाइमेट अलग है, इधर का क्लाइमेट अलग है। वहां से बन के इधर आया मध्य प्रदेश में तो यहाँ का क्लाइमेट अलग है। या मान लो कि कश्मीर से बन के मध्य प्रदेश में आया, यहाँ का क्लाइमेट अलग है। या हमने इंपोर्ट किया अमेरिका से, यूरोप से, तो वहां का क्लाइमेट अलग है, अपना क्लाइमेट अलग है। तो हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। फिर अगली प्रॉब्लम है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को हम हेल्थ इश्यू के कारण अनुमति नहीं देते हैं। जैसे बीटी कॉटन के अलावा बीटी बैंगन, जीएम मस्टर्ड वगैरह को अलाउ नहीं किया हमने, कि क्या वो पता कल को गड़बड़ हो जाए, हेल्थ में 2 सींग आ गए, 4 टांग हो गई, कलर बदल गया, ऐसा पॉसिबिलिटी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं, मजाक के तौर पे बोला मैंने। ठीक है, तो ये इस तरह से बात कही। तो बीज की समस्या है, यानी उच्च गुणवत्ता के बीज महंगे होते हैं, उनकी टाइमली उपलब्धता नहीं हो पाती है। और ये जो सीड्स हैं ये इनमें ज्योग्राफिकल चैलेंज भी आते हैं, लोकेशनल चैलेंज, और जीएम नॉट अलाउ जीएम क्रॉप्स ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। फिर अगला है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो इससे क्या प्रॉब्लम है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाली? एक तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो हैं ये बहुत एक्सेसिव यूज हो रहा है, जितना जरूरत नहीं उससे ज्यादा डाल रहे हैं हम। धरती माता कह रहे यूरिया खा, यूरिया खा, खिला रहे हैं यूरिया उसको, और उसका पेट खराब कर रहे हैं हम। तो जैसे तुम्हें मैं कहूं घी पियो, घी पियो, घी पियो, बढ़िया पिलाओ घी, और फट जाएगा एक दिन, तो दिक्कत होगी ना। तो वैसे ही हमारे देश के जो किसान है, बिकॉज वे अशिक्षित हैं, अजागरूक हैं, इलिटरेट हैं, अनअवेयर हैं, उनको नहीं पता कि मिट्टी में क्या डालना है। उन्हें थोड़ा ही टेस्ट करें हमारे शरीर में कौन सी बीमारी, हमें कब पता चलता है? जब टेस्ट करते हैं। हमारे शरीर में कौन से न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, जब टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि विटामिन डी कम है, ये कम है, वो कम है, तो फिर हम उसको लेते हैं। तो किसान जागरूक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो यूरिया सस्ता मिलता है तो यूरिया दे दबा के डाल रहा है। तो एक प्रॉब्लम तो क्या हो गई, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ड्यू टू दिस हमारी लैंड क्या हो रही है, इनफर्टाइल हो रही है, और जो वाटर है वो भी कंटामिनेंट हो रहा है। साथ ही साथ ह्यूमन जो बीइंग है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, यानी ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल है। फिर दूसरा, इनकी कालाबाजारी हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग होता है फर्टिलाइजर का। कई बार इनकी जमाखोरी हो जाती है तो महंगे भी बेच देते हैं। सरकार सब्सिडी पे सस्ता दे रही है, लेकिन कई बार कालाबाजारी करके महंगे भी हो जाते हैं, टाइम पे मिलते ही नहीं। ये इनकी चुनौती है, तो हम देखेंगे इसके लिए सरकार क्या कर रही है। फिर अगली प्रॉब्लम है इरिगेशन। अब तुमने मान लो खेत था,
ये मान लो तुम्हारा खेत था और ये हरी भरी फसलें उग रही है, इस खेत के अंदर क्या है, हरी भरी ये फसलें उग रही है इस तरह से। ठीक है, ये खेत है और इसमें ये पौधे उग रहे हैं इस तरह से। तो अब उग तो गए बढ़िया तुम्हारा, लेकिन इसको क्या चाहिए, सिंचाई चाहिए। अगर सिंचाई नहीं करोगे तो ये सब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो हमारे देश के अंदर दिक्कत क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मॉनसून। भारत की जो कृषि व्यवस्था ये किस पर डिपेंड करती है, मॉनसून पर डिपेंड करती है। और मॉनसून बड़ा दगेबाज है, बोलते हैं ना मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। ठीक है, तो मौसम क्या होता है, वो तो सुबह अलग है, शाम को अलग है, कल अलग होगा, बदल जाता है। कभी सूखा पड़ा, कभी उसने ओवर रेनिंग कर दिया, कभी अनसीजनल रेनिंग हो गया, कभी ड्रोट आ गया, कभी मान लीजिए पाला फ्रॉस्ट पड़ गया, कभी ओलावृष्टि हो गई। ये सब दिक्कत आती रहती है। आपने देखा होगा जब कटाई होती है तो बारिश और ओले गिरते हैं। भाई उस समय क्या जरूरत थी, जब हमें जरूरत थी तब तो बरसे नहीं। भले ही फिर चाहे ऐश्वर्या राय खूब नाच रही है, बरसो रे मेगा मेगा, बरसो रे मेगा मेगा, लेकिन बरसे ही नहीं सच रहे। या फिर हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है कि ओवर रेनिंग हो रही है, खूब बरस रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो फ्लड आ गई तो सारी फसलें खत्म हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इरिगेशन के लिए सरकार क्या कर रही है वो हमें देखना है। तो सिंचाई के लिए तो कहा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज गेम्बल ऑफ मानसून। ये मानसून का क्या है, जुआ है। क्योंकि मानसून बहुत दगेबाज है, अनोमली पाई जाती है उसमें, मानसून में विसंगति पाई जाती है। एंड विसंगति मतलब सूखा, ड्रॉट, ओवर रेनिंग, एक्सेसिव रेनिंग, अतिवृष्टि, अनसीजनल रेन, बेमौसम बारिश होना, फ्रॉस्ट पाला पड़ना, या फिर ओलावृष्टि हो जाना। ठीक है, इस तरह की दिक्कतें आती है उसमें। फिर अगला जो है इंश्योरेंस। देखिए एग्रीकल्चर इज अ हाईली रिस्की प्रोफेशन फ्रॉम कल्टीवेशन टू हार्वेस्टिंग। किसान को हर समय नुकसान का डर है। कैसे, आज तुमने फसल बोई, फसल बोई 3-4 दिन में वो अंकुरित होगा और फिर धीरे धीरे निकलेगा बाहर बीज। खूब तेज बारिश आ गई, सब लबालब और सब खत्म। किसान का बुआई का पैसा डूब गया, बीज भी डूब गया, सब खत्म हो गया उसका। तो नुकसान हुआ। मान लो ऐसा नहीं हुआ, बढ़िया एकदम फसल तुम्हारी लहरा रही है, महीना भर हो गया बारिश ही नहीं आ रही। अब बारिश नहीं आएगी तो जलेगा ना, तो वो जल गया। तो यहाँ रिस्क, मान लो ऐसा भी नहीं हुआ, सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। अब तुम उसमें कटाई का सीजन आ गया, कटाई कर रहे हो, बढ़िया बाजरे के सिट्टे लगे हुए हैं, गेहूं की दंगियां लगी हुई है, चने की फलियां लगी हुई है, गेगली लगी हुई है। और जब कटाई होने होने वाली है कि अब 10 दिन में तो काट पीट के निकाल ले जाओ, इतने तेज ओले पड़े, अंधड़ आई या सूटा आ गया, बारिश आ गई, सब बेकार हो गया। अक्सर होता है किसानों की फसलों के साथ। मेरी छत पे मैंने पेड़ लगा रखे हैं, एक पेड़ बर्बाद होता है तो दिल रोता है यहाँ पे। तो किसान के ऊपर क्या बीतती होती जब उसकी पूरी फसल तबाह हो जाती है। और वो तो, मेरा तो मान लो वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैंने केवल शौकिया तौर पे लगा रखा है। तो एक पेड़ का पत्ता भी गिरता है तो लगता है कि यार क्यों गिरा। तो किसान की फसल, वो कितना मेहनत से उसका उत्पादन कर रहा है, कितना पैसा लगा रहा है, और उसी से उसका आमदनी चलता है, वो बर्बाद हो गया तो उसके लिए तो बहुत बड़ा सदमा हो गया। मान लो ऐसा भी नहीं हुआ, ईश्वर कृपा से सब बढ़िया काट पीट ले, अब तुम उसको बेचने के लिए ले जा रहे हो मंडी में। और हमारी जो मंडियां एपीएमसी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तो तुम जानते हो बहुत घटिया टाइप का होता है। जान के क्या करोगे, वहां तुम ले गए रोड के ऊपर, तुमने ढेर लगा रखा है, तुम्हारी बोली लगेगी माल की, तब तक तो बारिश आई और बह गया, लग गई बोली अच्छी। तो इसलिए एग्रीकल्चर इज हाईली रिस्की प्रोफेशन। कृषि बहुत ही रिस्की प्रोफेशन है। और भारत के किसान कर्ज लेके खेती करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम ओनली एग्रीकल्चर है, वो खेती पर ही डिपेंड है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई खेती से करेंगे, शादी ब्याह खेती से कमा के करेंगे, तीज त्योहार इससे सेलिब्रेट करते हैं। हर चीज का जरिया उनका कृषि है, बिकॉज उनका आय का जरिया ही खेती है। अब इसमें इतने सारे रिस्क हैं, तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, रिस्क को, इस जोखिम को कम करने के लिए बीमा होना चाहिए। बट लेक ऑफ इंश्योरेंस टू मिटिगेट रिस्क है। जोखिम कम करने के लिए किसान बीमा करवाता ही नहीं है। अब प्रश्न है क्यों नहीं करवाता, तो भैया उसको प्रीमियम भी तो भरना पड़ेगा, पैसा नहीं है उसके पास। दूसरा, उसको जागरूकता नहीं है, अरे बीमा में मस क्या होता है, अपने कुछ नहीं मिलता है। या फिर कभी बेचारे ने बीमा कराई होगी, उसके साथ फ्रॉड हो गया, उसको प्रीमियम भरने के बाद पैसा नहीं मिला, तो इसलिए किसान बीमा करवाते नहीं, बहुत कम करवाते हैं। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें प्रीमियम राशि बहुत कम है और बुआई से कटाई के 14 दिन बाद तक तुम्हें संरक्षण देता है, तो उसमें
कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी 50% ही किसान अभी इनरोल हुए हैं, यानी सब करा ही नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से तो मोदी सरकार को क्या एकदम फ्री प्रीमियम करना चाहिए कि भाई हम भरेंगे, तो अपने आप सबका हो ही जाएगा ना। लेकिन ये एक चुनौती है कि रिस्क को कम करने के लिए हम बीमा नहीं करवाते हैं और इससे हमारे को नुकसान होता है, तो ये बीमा बहुत कम है। अब भैया जमीन खरीदना हो, बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खरीदना हो, सिंचाई सुविधाएं खरीदनी हो या बीमा करवाना हो, इसके लिए चाहिए रोकड़ा। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो किसान के पास कहाँ पैसा है बेचारे के पास? उसका जीवन चलता है खेती बाड़ी से, और खेती बाड़ी होगी तब ना पैसा आएगा। लेकिन खेती एक ऐसा धंधा है जो 4 महीने तक, 3 महीने तक पैसा लगाओ लगाओ लगाओ। बीज के लिए लगाया, फिर उसमें फर्टिलाइजर के लिए लगाया, पेस्टिसाइड के लिए लगाया, सिंचाई पर लगाया, और लास्ट में जब वो बिकेगी ना तब तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो इसका जो गर्भकाल है, गेस्टेशन पीरियड है, वो बहुत लंबा है। कि गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल का मतलब तुमने पैसा लगाया और जिस दिन तुम्हें वापस मिला, इसके बीच का टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं गर्भकाल। तो इसका बहुत लंबा है, इससे भी काफी हानि होती है। तो किसान के पास फंड नहीं है, इसलिए ये चीजें बेहतर नहीं कर पाता। और उसके पास फंड आएगा कहां से? बेचने पर। तो मंडी में तुम जाते हो, वहां तुम्हें भाव क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है या कम मिलता है? तो यहाँ ज्यादा भाव नहीं मिलता है, प्राइस बहुत कम मिलती है, औने पौने दाम पे बिकता है किसान का माल, थ्रो अवे प्राइस पे। खूब शोषण होता है उसका मंडियों में। मंडियों में कई तरह के शुल्क, आड़तिया का चार्ज, जो लाइसेंस होल्डर ट्रेडर है वो कार्टेल बना के लूटते हैं, माप तोल में गड़बड़ करते हैं, कई तरह से किसान को भाव कम मिलता है। और कटाई के समय तो वैसे भी भाव कम हो जाता है। फिर एमएसपी भी प्रॉपर नहीं है हमारे देश में अभी। तो विपणन के अंदर, मार्केटिंग में बहुत बड़ी चुनौतियां, जिससे किसान को पैसा भी कम मिला। अब जब पैसा ही कम मिला तो उसकी आय क्या होगी? कम होगी। और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ट्रैक्टर, थ्रेसर, इनमें पैसा लगा पाएगा क्या? तो इसका मतलब इनका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और इनका डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर खेती करना बहुत टफ टास्क होगा। और कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस के अभाव में वो डिस्ट्रेस सेल करता है। डिस्ट्रेस सेल मतलब मजबूरी में बेचेगा। अगर भंडारण होता तो रख लेता अंदर, तब बेचता जब भाव बढ़िया हो। और दूसरा, भारत के अंदर अभी जितना उत्पादन होता है उसका 40% का ही हमारे पास भंडारण सुविधा है। तो 53% माल तो भगवान भरोसे ही है। हर साल लगभग 1 लाख करोड़ का अन्न, फल, सब्जी इसलिए बर्बाद हो जाता है कि हमारे पास प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर एक और समस्या है कि हमारे पास मॉडर्न मशीन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। जो परिवहन है उसमें आप देखते हैं कि गांव में सड़कें खराब है, कहीं पे सड़कें नहीं बनी हुई है, बारिश में एकदम सब लबालब हो जाता है। फिर कोल्ड स्टोरेज युक्त साधन नहीं है, साधनों का किराया बहुत ज्यादा, डीजल महंगा होता जा रहा है तो और महंगा होता जा रहा है। तो ये बड़ी चुनौती है। एक और चुनौती होती है अस्पष्ट भू आलेख, एम्बिगुअस लैंड ग्राफ। क्या? अस्पष्ट भू आलेख, एम्बिगुअस लैंड ग्राफ। देखो, मान लो कि ये जमीन जो थी ये परदादा की थी, फिर 2 बच्चे हुए, यूं डोली बना दी, नामांतरण नहीं हुआ, फिर इनके 2 बच्चे हुए तो डोली बना ली, फिर 2 और हो गए, तो ऐसे बंटवारा हो गया पारिवारिक जोतों का। अब इसमें भूमि का नामांतरण मान लो करवाया ही नहीं, कौन मालिक है? बस सब यूं ही कर रहे हैं कि भाई ये बड़े भाई का, ये छोटे भाई का, ये बड़े भाई का, ये छोटे भाई का, ये ताऊ के बड़े लड़के का, ताऊ के छोटे लड़के का, ताऊ के चाचा के बड़े लड़के का, चाचा के छोटे लड़के, ऐसे चल रहा है और परिवार साथ रह रहा है। अब मान लो इस व्यक्ति के मन में कुछ आ जाए पाप कि यार सारी जमीन हड़प लूं, तो इसने बिना चोरी छिपे इन लोगों की अनुमति लिए अंगूठा लगवा लिया और इनका नाम अपने करवा लिया। और ये सब बेचारे भोले आदमी, पढ़े लिखे नहीं है। तो आपने सुना होगा भाई ने भाई की हत्या कर दी, फावड़े से मार दिया, इस तरह से कुल्हाड़ी से मार दिया। ऐसे गांव में खूब न्यूज आती है कि जमीन को लेकर लफड़ा हो गया। तो ये अस्पष्ट भूआलेख के कारण कृषि विवाद बहुत ज्यादा होते हैं और फिर कोर्ट में केस चलता है, कोर्ट स्टे आ जाता है, तो वहां पे उत्पादन होगा कहां से जब खेती बाड़ी नहीं हो रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम किसानों को फेस करनी पड़ती है। क्या बात समझ में आया? कुछ एक मोटा मोटी तस्वीर आपके बन गई कि कौन कौन सी वर्तमान समय में चुनौती है। साइज, स्मॉल साइज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग, फिर दूसरा लेक ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, तीसरा लेक ऑफ इरिगेशन रिसोर्सेस, फिर फर्टिलाइजर रिलेटेड एंड पेस्टिसाइड रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर लेक ऑफ मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, फिर लेक ऑफ फाइनेंस, फिर लेक ऑफ इंश्योरेंस टू मिटिगेट रिस्क, लो इनकम ऑफ फार्मर्स, ठीक है,
और फिर एम्बिगुअस लैंड ग्राफ, फिर इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये जो है ये मुख्य प्रॉब्लम है। तो आप नोट कीजिए वर्तमान समय में कृषि की मुख्य समस्याएं, वर्तमान समय में कृषि की मुख्य समस्याएं, ये इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना तो याद कर लोगे कि भाई देखो लैंड साइज छोटा है, बीजों की उपलब्धता नहीं है, फर्टिलाइजर की उपलब्धता में भी दिक्कत है और एक्सेसिव यूज है, और इरिगेशन की प्रॉब्लम, इंश्योरेंस की कमी, फंड की कमी, में मार्केटिंग में गड़बड़, लो इनकम, इन सब की कमी और अस्पष्ट भूआलेख ज़्यादा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसमें लिखिए, आप हेडिंग दीजिए वर्तमान समय में कृषि की मुख्य समस्याएं। वर्तमान समय में कृषि की मुख्य समस्याएं, वर्तमान समय में कृषि की मुख्य समस्याएं, अरे इधर नहीं लगेगा भाई। वर्तमान समय में कृषि की मुख्य समस्याएं, तो पहली प्रॉब्लम तो क्या है, फर्स्ट लिखिए, छोटी जोत की समस्या। पहली क्या है, छोटी जोत की समस्या, स्मॉल साइज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल साइज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स क्या है, स्मॉल साइज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स, छोटी जोत की समस्या। फिर दूसरा प्रॉब्लम लिखिए, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, तो दूसरी समस्या उच्च गुणवत्ता के बीजों का अभाव, उच्च गुणवत्ता के बीजों का अभाव, लेक ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, लेक ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, उच्च गुणवत्ता के बीजों का अभाव, लेक ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स, लेक ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स। फिर तीसरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, लेक ऑफ इरिगेशन रिसोर्सेज या लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, लेक ऑफ इरिगेशन रिसोर्सेज, सिंचाई संसाधनों का अभाव। फिर चौथा लिखिए इसमें, फोर्थ पॉइंट, उर्वरकों व कीटनाशकों की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, प्रॉब्लम ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, मतलब एक्सेसिव यूज हो रहा है, महंगे होते हैं, टाइम पे नहीं मिलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है इनका। तो प्रॉब्लम ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। उसके बाद में अगली प्रॉब्लम क्या है, तो नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, आधुनिक मशीनों का अभाव, लेक ऑफ मॉडर्न मशीन्स, विशेषकर जो छोटे किसान हैं उनको ये ज्यादा समस्या आती है, आधुनिक मशीनों का अभाव, लेक ऑफ मॉडर्न मशीन्स, आधुनिक मशीनों का अभाव, लेक ऑफ मॉडर्न मशीन्स। फिर अगली लिखिए, जोखिम कम करने के लिए बीमा की कमी, जोखिम कम करने के लिए बीमा की कमी, लेक ऑफ इंश्योरेंस टू मिटिगेट द रिस्क, लेक ऑफ इंश्योरेंस या एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस, लेक ऑफ एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस टू मिटिगेट द रिस्क, लेक ऑफ एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस टू मिटिगेट द रिस्क, जोखिम कम करने के लिए कृषि बीमा की कमी, जोखिम कम करने के लिए कृषि बीमा की कमी, लेक ऑफ इंश्योरेंस, लेक ऑफ एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस टू मिटिगेट द रिस्क। उसके बाद में इन सबको खरीदने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए पैसा। तो अगली प्रॉब्लम क्या आ जाएगी फिर, तो सातवीं प्रॉब्लम है वित्त
की समस्या या वित्त की कमी की समस्या, लेक ऑफ फाइनेंस, यानी लोगों के पास पैसा नहीं है, कृषि वित्त रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ही। ठीक है, उसके बाद अगली जो प्रॉब्लम है वो है तुम्हारा 8, कृषि विपणन, कृषि विपणन की समस्याएं, कृषि विपणन की समस्याएं, कृषि विपणन की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। नेक्स्ट, किसानों की कम आय, किसानों की कम आय, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और उसके बाद लो इनकम ऑफ फार्मर्स, लो इनकम ऑफ फार्मर्स, लो इनकम ऑफ फार्मर्स, किसानों की कम आय, लो इनकम ऑफ फार्मर्स। उसके बाद अगली जो प्रॉब्लम है दोस्तों किसानों की वो है भंडारण एवं परिवहन की समस्याएं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉब्लम रिलेटेड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉब्लम रिलेटेड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट लिखिए एम्बिगुअस लैंड ग्राफ, एम्बिगुअस लैंड ग्राफ, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस लैंड ग्राफ, अस्पष्ट भू आलेख, अस्पष्ट भू आलेख, एम्बिगुअस लैंड ग्राफ और अस्पष्ट भू आलेख होगा तो इससे क्या होंगे, कृषि विवाद बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये वर्तमान समय में भारत में कृषि के समक्ष मुख्य चुनौतियां हैं और ये आपके एकदम याद हो जाना चाहिए। तो पहली एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम मैंने आपको क्या डिस्कस किया, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या है, उच्च गुणवत्ता के बीजों का अभाव। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, कृषि सिंचाई संसाधनों का अभाव। चौथी समस्या है उर्वरकों एवं कीटनाशकों से संबंधित समस्या। पांचवी समस्या कृषि बीमा की कमी होना। छठवीं है कृषि के लिए वित्त का अभाव। सातवीं है कृषि विपणन की समस्या। आठवीं है किसानों की कम आय। 9 नंबर है आधुनिक मशीनों का अभाव। 10 नंबर है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस और परिवहन सुविधाओं का अभाव होना। फिर अस्पष्ट भू आलेख का होना। तो ये इस तरह से भारत के अंदर किसान और कृषि क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम और बात करें, अशिक्षा है, अजागरूकता है, ये भी इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं कि किसान जो होते हैं वो अजागरूक होते हैं, अनअवेयर होते हैं, अशिक्षित होते हैं, इलिटरेट होते हैं, उनको प्राइस संबंधी जानकारी का अभाव होता है, लेक ऑफ प्राइस इंफॉर्मेशन होती है, तो इसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो अब हम इस प्रॉब्लम को डिटेल में देखेंगे और फिर इसके लिए सरकार के प्रयास पढ़ेंगे। तो पहली अब आप हेडिंग दीजिए, कृषि जोत की छोटी जोत की समस्या या कृषि भूमि का छोटा आकार। ठीक है, हेडिंग दीजिए पहली समस्या, कृषि भूमि का छोटा आकार, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल साइज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स, कृषि भूमि का छोटा आकार, स्मॉल साइज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स। अब देखो मैंने आपको यह समझाया कि भारत के अंदर, भारत में 86% किसान जो हैं वो कौन से हैं, या तो वो सीमांत हैं, मार्जिनल हैं, या तो वो लघु किसान हैं, छोटे किसान हैं, मतलब 1 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग्स वाला, और ये 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग वाले, और इनकी नंबर कितना है, 86% तक है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा हो क्यों रहा है,
तो प्रॉब्लम क्या है, 86% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल कैटेगरी, दैट इज दे हैव लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड होल्डिंग्स। द मेन रीजन बिहाइंड दिस व्हाट, क्या है मेन रीजन ऐसा? तो मेन रीजन है पॉपुलेशन प्रेशर। क्या है? पॉपुलेशन प्रेशर, कि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि जमीन के भाव बढ़ते जा रहे हैं। जमीन भाव ज्यादा है तो तुम ज्यादा जमीन खरीद नहीं पाते हो, छोटे छोटे टुकड़े तुम खरीदते हो। फिर दूसरा इसका मेन कारण है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्डिंग इन द फैमिली। परिवार में भी तो बंटवारा होता है ना, दादा फिर उससे पड़दादा का था, फिर दादा का था, फिर पिता का था, फिर पुत्र का, फिर पोते का, फिर पड़पोते का। ऐसे जब पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा होता है इंसेस्टर की संपत्ति का, उत्तराधिकार के नियम के कारण वो बंटती जाती है। पहले मान लो पड़दादा के पास इतनी जमीन थी, फिर 2 बेटे हुए, इतनी रह गई, फिर इनके 2 बेटे, इतनी हो गई, फिर 2 बेटे, इतनी इतनी रह गई, फिर मान लो 2 बेटे और ये लो हो गया छोटा। बड़े किसान से इस तरह वो सीमांत किसान बन गया। तो मेन कारण क्या है छोटी जोत की समस्या का? जनसंख्या का दबाव। और दूसरा क्या है? दूसरा कारण है परिवार में जोतों का बंटवारा या परिवार में भूमि का बंटवारा होना। अब इससे साइड इफेक्ट या इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? तो इंपैक्ट इससे परिणाम ये आ रहा है छोटी जोत से कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्मॉल लैंड लाइक इरिगेशन फैसिलिटी, मैकेनाइजेशन, स्टोरेज एटसेट्रा इज नॉट प्रॉफिटेबल। छोटी जोत होगी तो छोटी जोत के अंदर जो पूंजीगत खर्च करना है हमें कृषि के अंदर, लाइक भंडारण सुविधाओं का विकास करना है, लाइक सिंचाई सुविधाओं का विकास करना है, ठीक है, या कोई मशीन वगैरह किसान को खरीदनी है, इट इज नॉट प्रॉफिटेबल। ये लाभकारी नहीं है, क्योंकि किसान इसका ब्याज चुकाने में जिंदगी चली जाएगी और उधर जितना तुम कमा रहे हो छोटी जोत से वो तो इसमें जा रहा है, तो तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। तो फिर किसान इसको लगाएगा नहीं, लगाएगा नहीं। तो ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज लेस एंड ऑल्सो इनकम इज लेस। तो अगर किसान ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो फिर उसका उत्पादन क्या होगा? कृषि का कम होगा, और उत्पादन कम हुआ तो उससे किसान की आय भी कम होगी। बात समझ में आ गया ना? तो इसको नोट करिए। मतलब तुम्हें ये समझ में ये आना चाहिए कि देखो भाई हमारे देश में क्या 86% फार्मर ये हैं, और ये इसका कारण क्या है इसके पीछे? तो कारण, छोटी जोत का कारण क्या है? छोटी जोत का पहला कारण तो क्या है? जनसंख्या का दबाव, पॉपुलेशन प्रेशर। दूसरा कारण क्या है इसका? तो सेकंड जो कारण है वो है परिवार में बंटवारा। परिवारों में जमीन का बंटवारा होना, ठीक है, परिवारों में जमीन का बंटवारा होना। इन दो कारणों से ये क्या हो रही है? छोटी जमीन हो रही है। अब इसका प्रभाव क्या आ रहा है? ये छोटी जोत की समस्या, ठीक है, इसका कारण पढ़ लिया, ये तो क्या है? समस्या है, और ये समस्या का कारण है, और ये इस समस्या का प्रभाव है। तो प्रभाव क्या आ रहा है कि खेत में या भूमि पर, जो हमारी लैंड है, भूमि में पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बढ़ेगा या घटेगा? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इससे क्या होगा? घट जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप कैपिटल एक्सपेंडिचर घटेगा। और जब तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर घटेगा तो ये प्रभाव है, तो इससे लॉस क्या हो रहा है तुम्हें? नुकसान क्या है? तो लॉस क्या है कि लो प्रोडक्टिविटी होगा। क्या होगा? लो प्रोडक्टिविटी। कृषि उत्पादकता क्या होगी? घटेगी। और लो प्रोडक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, इसके कारण क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट घटा। ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, तो खेती में इन्वेस्टमेंट कम हो गया, और खेती में इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो फिर प्रोडक्टिविटी घटी, और प्रोडक्टिविटी घटेगी तो तुम्हारी आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फार्मर की आय भी घटेगी, और इसके परिणाम स्वरूप किसान क्या रहेगा? हमेशा गरीब रहेगा। वो गरीब पैदा हुआ था, गरीबी में पला बड़ा, गरीबी में ही मर जाएगा, और आने वाली पीढ़ी अभी गरीबी रहती है, वो बेचारे हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो उनको ऐसे छोड़ना नहीं है, हमें उनको अपलिफ्ट करना है, कहीं भी कोई विकास से पीछे छूट ना जाए, ये हमें ध्यान देना है। इसका तो प्रॉब्लम समझ में आ गया ना, कि भारत में
86% फार्मर्स जो हैं वो सीमांत या लघु श्रेणी के हैं, अर्थात इनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग्स हैं। इस समस्या का या छोटी जोत की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो छोटी जोत की समस्या का मुख्य कारण है जनसंख्या दबाव और परिवारों में जो भूमि है इसका बंटवारा होना, परिवारों में भूमि का बंटवारा होना। अब फिर है कि भाई ये जो परिवारों में बंटवारा हो रहा है इससे छोटी हो रही है, जनसंख्या दबाव से छोटी हो रही है, तो इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है? प्रभाव है पूंजीगत व्यय, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मशीनों आदि पे खर्च होता है, वो घट रहा है। जैसे सिंचाई में, परिवहन में, या मान लीजिए भंडारण सुविधाओं में, मशीनीकरण में निवेश कम होगा। निवेश कम है तो फिर एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम होगी, और प्रोडक्टिविटी घट गई तो किसान क्या होगा? गरीब होगा, उसकी आय कम होगी। क्या बात समझ में आ गया क्या? तो एक बार इसको लिख लीजिए, फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए। यहां पे भारत में 86% किसान, भारत में 86% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं। भारत में 86% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं। 86% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, 86% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया बिलोंग टू स्मॉल एंड marginal category. 86% of farmers in India belong to small and marginal category. भारत में 86% किसान सीमांत या लघु श्रेणी के हैं, अर्थात दैट इज कॉमा इनके पास भूमि 2 हेक्टेयर से कम है। दैट इज दे हैव लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, अर्थात इनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। That is they have less than 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। फिर पैरा चेंज करके लिखिए, जोतों के छोटे होने का मुख्य कारण, जोतों के छोटे होने का मुख्य कारण जनसंख्या का दबाव। द मेन रीजन फॉर द स्मॉल होल्डिंग्स, द मेन रीजन फॉर द स्मॉल होल्डिंग्स इज द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, इज द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। जोतों के छोटे होने का मुख्य कारण जनसंख्या का दबाव और परिवार में जोतों का बंटवारा है। जनसंख्या का दबाव और परिवार में जोतों का बंटवारा है। द मेन रीजन फॉर द स्मॉल होल्डिंग्स इज द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्डिंग इन द फैमिली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होल्डिंग इन द फैमिली। फिर पैरा चेंज करके लिखिए इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी या एग्रीकल्चर पे। छोटी भूमि पर पूंजीगत व्यय, छोटी भूमि पर पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्मॉल लैंड, छोटी भूमि पर पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्मॉल लैंड लाइक इरिगेशन फैसिलिटी, मैकेनाइजेशन, स्टोरेज एटसेट्रा इज नॉट प्रॉफिटेबल। छोटी भूमि पर पूंजीगत व्यय जैसे सिंचाई इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई सुविधा इरिगेशन फैसिलिटी, भंडारण सुविधा स्टोरेज फैसिलिटी मतलब कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, भंडारण सुविधा, मशीनीकरण मैकेनाइजेशन इज नॉट प्रॉफिटेबल, आदि लाभप्रद नहीं होते हैं। भंडारण सुविधा आदि लाभप्रद नहीं होते हैं, भंडारण सुविधा आदि लाभप्रद नहीं होते हैं। फिर पैरा चेंज करके लिखिए, ड्यू टू दिस द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज लेस, ड्यू टू दिस द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज लेस, ड्यू टू दिस द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज लेस। इसके कारण कृषि में निवेश कम होता है, इसके कारण कृषि में निवेश कम होता है, इसके कारण कृषि में निवेश कम होता है। ड्यू टू दिस द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज लेस, इसके कारण कृषि में निवेश कम होता है। ड्यू टू दिस द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज लेस। एज ए रिजल्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, कृषि उत्पादकता व उत्पादन घटता है।
परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादकता व उत्पादन दोनों घटते हैं। एज ए रिजल्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन विल डिक्रीज। ठीक है, तो फिर आगे होगा किसान की आय कम होगी, वो गरीब होगा। दैट्स वाई फार्मर्स इनकम ऑल्सो डिक्रीज एंड फार्मर विल बी पुअर। इसके कारण किसान की आय कम होगी और किसान गरीब बना रहेगा। तो समस्या अब आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि छोटी जोत की समस्या क्या है, ये आपको बता दिया, इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है और इसका रिजल्ट क्या रहा हमारे सामने। ठीक है, इतना आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब ये भी आप बना लेना जो मैंने यहाँ पे नोट दे के आपको लिखवाया था। तो ये प्रॉब्लम और ये बताया था ना मैंने आपको किसान के प्रकार, ये ड्रॉ कर लो इस तरह से, मैं बताता जाता हूँ, लिख लो इसको, नोट दे के लिख लो 2 नंबर में। पीसीएस एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछ लिया जाता है, हालांकि यूपीएससी के अंदर तो जानकारी इनका होना ही चाहिए, प्रीलिम्स में आ जाता है कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम हो। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसमें पहला लिखिए मार्जिनल फार्मर। क्या लिखना है? मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान, मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान। और इसकी परिभाषा लिखिए लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ऐसे किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, फार्मर्स लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग। दूसरा लिखिए स्मॉल फार्मर, लघु किसान, स्मॉल फार्मर, लघु किसान, एज इट इज बना लो इसको, लघु किसान, स्मॉल फार्मर। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक जमीन हो, फार्मर्स हु हैव 1 to 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड होल्डिंग्स, फार्मर्स हु हैव 1 to 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ऐसे किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि हो, क्या कहलाता है? लघु किसान। उसके बाद दोस्तों आता है लघु मध्यम, स्मॉल मीडियम फार्मर्स, स्मॉल मीडियम फार्मर्स, लघु मध्यम किसान, स्मॉल मीडियम फार्मर्स। और इसमें डेस दे के लिख दीजिए 2 to 4 हेक्टेयर ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी ऐसे किसान जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक जमीन हो, 2 से 4 हेक्टेयर तक जिसके पास जमीन हो। उसके बाद है मध्यम किसान, मध्यम किसान, मीडियम फार्मर्स, मध्यम किसान, मीडियम फार्मर्स, मध्यम किसान। और इसमें लिखिए 4 to 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ऐसे किसान जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक जमीन हो, ऐसे किसान जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक जमीन हो, क्या कहलाते हैं? मीडियम फार्मर या मध्यम किसान। और फिर लास्ट लिखिए बड़े किसान, बिग फार्मर या लार्ज फार्मर, बिग फार्मर, बड़े किसान। ऐसे किसान जिसके पास, ऐसे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन हो, फार्मर्स हु हैव मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, फार्मर्स हु हैव मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। क्या याद हो गया ना एकदम? देखो 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से ज्यादा, क्रमशः सीमांत, लघु, लघु मध्यम, मध्यम और बड़े किसान। देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं मैं एग्रीकल्चर में, इवन पूरे इकोनॉमी में। अगर इसको सही से आपने याद कर लिया, क्लास ले ली, तो मैं इतना प्रॉमिस करता हूं तुम लोगों से कि तुम्हारा इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लाखों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं। और अभी भी मैं जहां पढ़ा रहा हूं वहां बहुत बड़े मंच पे पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों के अलावा, तो काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं अच्छे से, उनको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती। अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इतना मैं रिसर्च करता हूँ इसके ऊपर, और बहुत आसान तरीके से मैं इसको लेके चलता हूँ कि A to Z चीजें, छोटी से छोटी और बड़ी चीजों को भी आसान तरीके से किस तरह से आप समझ सकते हैं, वो मेरा प्रयास रहता है। बाकी मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, कि मैं यहाँ ना तो तुम्हें देख पा रहा हूँ, तुम कहाँ से मुझे पढ़ रहे हो मुझे ये भी पता नहीं चल पाता है। हालांकि तुम किस राज्य को हो ये सब पता रहता है मुझे, नाम भी पता है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन दोस्तों तुम्हें इतना खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं अपने प्रति ईमानदार रहूंगा, ईमानदारी से मेहनत करूंगा, और क्लास कभी
छोड़ूंगा नहीं, चाहे 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, उसको नहीं समझ आए तो मुझे पूछना पड़े तो कॉल करो, तुम्हारे पास नंबर है, मेरे सबके पास, ठीक है। और नंबर होने चाहिए तुम्हारे पास, तो कभी भी दिक्कत हो तो तुम इस पे मुझे 7023466665 मुझे इमीडिएट व्हाट्सएप कर दो। मान लो मैं क्लास ले रहा हूं तो नहीं उठा पाता हूं, क्योंकि क्लास में कुछ भी हो जाए, बाहर भी नहीं निकलता हूं, मुझे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा व्हाट्सएप होगा, वो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई इस बच्चे ने ये प्रश्न पूछा है, तो मैं तुरंत उसका उत्तर दूंगा, ठीक है। चाहे पॉलिटी का क्वेश्चन हो, चाहे इकोनॉमी का क्वेश्चन हो, तुम पूछ लो तो तुम्हें उत्तर उसका मिल जाएगा। या कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो पूछ लो, लेकिन तुमने मुझ पे ट्रस्ट करके कोर्स खरीदा है, तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि तुम्हारा चयन हो। मेरे से जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो तो एटलीस्ट उसके क्वेश्चन तुम्हारे गलत नहीं होना चाहिए, मेरी मोरल ड्यूटी है, ठीक है। और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता हूं कि बच्चे का चयन होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है, इस प्रॉब्लम के लिए सरकार क्या कर रही है, मतलब रिफॉर्म्स क्या कर रही है। तो अब आप लिखो सुधार हेतु उपाय। सुधार हेतु उपाय। गवर्नमेंट क्या कर रही है छोटी जोत की समस्या को दूर करने के लिए, तो इसमें लिखिए सुधार हेतु उपाय, रिफॉर्म्स, ठीक है, या एफर्ट्स फॉर इंप्रूवमेंट, एफर्ट्स फॉर इंप्रूवमेंट। तो इसमें एक जो किया जा रहा है वो तो किया जा रहा है चकबंदी। क्या किया जा रहा है? चकबंदी। इंग्लिश में भी इसको चकबंदी ही कहते हैं। तो पहला तो क्या हो गया, चकबंदी कर रही है सरकार, ठीक है। क्या कर रही है? चकबंदी क्या होता है इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, चकबंदी या लैंड कंसोलिडेशन क्या होता है। दूसरा, जो सरकार किसको बढ़ावा देती है, तो सरकार देती है सहकारी कृषि को। किसको? सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। किसको प्रमोट करती है सरकार? तो कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे किसान आपस में मिलकर के खेती करें। तो दूसरा, सरकार क्या करती है? कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसको प्रमोट करती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करती है। फिर तीसरा, सरकार करती है अनुबंध खेती को। किसको? अनुबंध खेती को। संविदा खेती भी बोलते हैं इसको, संविदा या अनुबंध कृषि, क्या बोलते हैं इसको? अनुबंध कृषि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये सरकार के द्वारा स्टेप लिए गए हैं छोटी जोत की समस्या को रोकने के लिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पे है चकबंदी। पहला क्या है? चकबंदी। तो पहले लिखिए चकबंदी और उसको पहले समझो, है ना। पहले तो इन तीनों को नोट कर लो, चकबंदी, सहकारी कृषि, फिर अनुबंध कृषि, चकबंदी, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फिर एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला तुम्हारा आता है दोस्तों, वो है चकबंदी। क्या है? चकबंदी। तो चक का मतलब होता है, खेत बंदी का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब खेतों को इकट्ठा करना। तो देखो ये एक प्रॉब्लम है। ये गांव है, इस गांव में छोटे छोटे खेत हैं ऐसे, समझना ध्यान से इसको। एक गांव है और इस गांव में ये एक का खेत यहाँ पे, एक का खेत यहाँ पे, एक का खेत इधर है, एक का खेत इधर है, एक का खेत यहाँ है, एक के इतने सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं। फिर ये बी का खेत है, ये बी का खेत है, इधर बी का खेत है, इधर बी का खेत है, यहाँ बी का खेत है। फिर मान लीजिए सी के खेत यहाँ पे हैं, सी का खेत इधर है, सी का खेत यहाँ है, सी का इधर भी खेत है, सी का इधर भी खेत है और यहाँ भी खेत है, यहाँ भी मान लो सी का खेत है। फिर डी पे बात करते हैं, तो डी का इधर खेत, यहाँ भी खेत, यहाँ भी खेत। और ये दो मान लो ई के खेत हैं। किसके हैं? ई के। ये ऐसे खेतों का एक गांव है, उस गांव का
जो है वो मैंने आपको बताया। छोटे छोटे स्केटर्ड और खेत हैं, ये क्या है? स्मॉल एंड स्केटर्ड खेत है, छोटी और बिखरी जोते हैं। ये क्या है? ये छोटी एवं बिखरी हुई जोत है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? स्मॉल है, छोटे छोटे और बिखरी हुई, मतलब एक का देखो बेचारे का इधर है, फिर इधर है, इधर है, इधर है, भागता ही रहेगा। मान लो मजाक के तौर पे समझाऊं आपको, ये बी इसको बोले कि भाई तेरे इस खेत में गाय आ गई है, रोज आ गए नील गाय, तो ये बेचारा यहां से भागेगा। अब फिर इसको किसी ने कहा भाई इसमें भी आ गई, तो ये यहां से इधर भागेगा, तो ये दिन भर भागता ही रहेगा, दिन भर मिल्खा सिंह जी की तरह भागता ही रहेगा। मिल्खा सिंह जी ने बोला था हम तो बचते हैं जी, भागते ही रहते हैं हम तो, इसलिए तेज हो गए। तो एक का इधर खेत, एक का इधर खेत, फिर मान लो इसमें इसको बोना है यहां पे, अब इन सब ने जुताई कर दी, तो ये तो लैंड लॉक्ड है ना इसका। ये बोले भाई मेरे में से तेरा ऊंट नहीं जाएगा, ट्रैक्टर नहीं जाएगा, तो विवाद होंगे ऐसे। ये भी बहुत बड़ी समस्या गांव में कि इधर से नहीं जाएगा, मैंने बो दिया, मेरा खराब होगा। तो इस तरह एक कोई नहीं, सबको प्रॉब्लम आएगी इसमें। अब मान लो कोई एसडीएम है, वो इन सबको गांव वालों को बुलाए और ये जमीन है इनका, इसका सबको बोले कि भाई देखो बहुत हो गया तुम्हारा इस तरह से लड़ना झगड़ना, सबको दिक्कत हो रही है। बोले हाँ साहब बहुत दिक्कत होती है, आपस में बैर पड़ता है भाई भाई में, और दिक्कत भी होती है खेती बाड़ी करने में। कई बार तो हम कुछ खेत तो खाली ही छोड़ देते हैं। तो एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, ये हो गया ए का खेत, ये हो गया बी का खेत, ये हो गया सी का खेत, ये हो गया डी का खेत, और ये हो गया ई का। बोलो किसी को आपत्ति है क्या? अभी बोलेंगे हाँ साहब आपत्ति है, मेरा खेत तो बहुत ज्यादा रोड पे था, कोई कहे मेरा सिंचाई बहुत अच्छी थी, कोई कहे मेरा कुआं था, कोई कहे कि मेरी जमीन में प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, कोई कहे मेरा जमीन गांव के पास है। ऐसे विवाद होंगे ना। तो एसडीएम साहब सबको समझाए और इनकी जमीन की वैल्यू या कुछ भी जो होते हैं उसके आधार पे करके कहे कि यही होगा, चूंकि जमीन जो है तुम्हारी नहीं, वो राज्य की है। जमीन का मालिक किसान नहीं होता है, जमीन का एक्चुअल मालिक राज्य होता है। किसान को लीज पर मिली हुई है वो जमीन, हालांकि किसान उसको बेच सकता है, खरीद सकता है, लेकिन एक्चुअल मालिक तो राज्य है। तो थोड़ा उसको समझा बुझा करके इस तरह से बना दी, तो बड़ा खेत हो गया ना एक का, और एक की जगह है। इसको कहते हैं चकबंदी। तो चक मतलब खेत, बंदी मतलब एकत्रीकरण करना। तो चकबंदी का मतलब क्या हो गया? जब छोटे और बिखरे हुए जोतों को आपस में मिलाकर बड़ी जोत बना देना। छोटी एवं बिखरी हुई जोतों को आपस में मिलाकर क्या कर देना? बड़ी जोत बना देना। तो लिखिए चकबंदी। ठीक है, अर्थ आपके क्लियर हो गया होगा। और चकबंदी होती क्या है ये भी तुम्हारे समझ में आ जाना चाहिए कि चकबंदी का मतलब क्या है, कि छोटी और बिखरी हुई जोतों को आपस में मिलाकर बड़ी जोत बना देना। ठीक है, तो हमारी समस्या क्या थी? हमारी समस्या ये थी कि भाई छोटी जोत की समस्या है, तो छोटी जोत की समस्या दूर कर दी ना इसने, चकबंदी ने। तो लिखिए चकबंदी या लैंड कंसोलिडेशन। चकबंदी या लैंड कंसोलिडेशन, इंग्लिश में चकबंदी भी कहते हैं, लैंड कंसोलिडेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने किया क्या? जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े थे उनको मिलाकर हमने बड़ी जोत बना दी, तो यही तो चकबंदी है। तो लिखिए चकबंदी अर्थात भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का एकत्रीकरण करना। चकबंदी बराबर क्या होगा? अर्थात भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का एकत्रीकरण करना। इसका मीनिंग क्या हुआ? उठा थोड़ी पाओगे। मीनिंग ये हुआ, एकत्रीकरण मतलब छोटे खेत की बजाय बड़ा खेत बनाना, छोटे खेतों को मिलाकर बड़ी जोत बनाना। ये है लैंड कंसोलिडेशन या चकबंदी। तो चकबंदी दैट इज द कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड होल्डिंग्स। चकबंदी का मतलब क्या हो गया? चकबंदी दैट इज द कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड होल्डिंग। तो इंग्लिश वाले लिख दीजिए
चकबंदी या लैंड कंसोलिडेशन, दैट इज द कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड, छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़ी जोत बना देना, या भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में मिलाकर एकत्रीकरण कर देना, कंसोलिडेशन कर देना। तो चकबंदी दैट इज द कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल पीस ऑफ लैंड होल्डिंग। तो इससे क्या हुआ, भूमि के जो छोटे जोत की समस्या थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। बात समझ में आ गया सभी के। अब दूसरा इसमें है तुम्हारा सहकारी कृषि, तो लिखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि। अब देखो ये एक गांव है, मान लो मध्य प्रदेश का मुरैना गांव है ये, ठीक है। इस गांव के अंदर ये छोटे छोटे खेत थे, ऐसे क्या है, छोटे छोटे खेत हैं। तो ये मान लो एक का खेत है, ये बी का है, ये सी का, डी का है, ये ई का है, ये एफ का है, ठीक है, ये जी का है, ये एच का है, ये आई का, और ये जे के है। तो ये 10 लोग हैं, इन 10 लोगों के छोटे छोटे खेत के टुकड़े हैं। ये आपस में खेती करते हैं, कई बार लड़ भी लेते हैं, भाई तुमने मेरा उमरा क्यों काट लिया, तुम्हारा मतीरा मेरे खेत में क्यों आ गया। राजस्थान में हुई है ना मतीरे की राड़, तो भाई तुम्हारा बेलड़ी इधर है, लगा इधर, ये मेरा है, ये कहीं नहीं, मतीरे की जो जड़ है वो तो मेरे खेत में है। ये वाला मान लो यहाँ एक बबूल का पेड़ था, पहले इधर था, इसने काट काट के उसको इधर कर लिया, तो ये बोले पेड़ तो मेरा, वो कहे मेरी जमीन में है, तो लड़ाई होती है इससे। तो अगर गांव के इन सारे लोगों की ये जो छोटी छोटी जोत है, इसको ऐसे मिला के हम बड़ी जोत बना ले, ऐसे इनकी डोली ओली हटा दे और कह दें कि भाई मालिक तुम ही हो, तुम्हारे पास उसका पट्टा वट्टा रहेगा, लेकिन अब से क्या होगा, मिलकर खेती करेंगे। ऐसे बहुत हो गई लड़ाई उड़ाई, ये लो बड़ा खेत हो गया। तो व्हेन मेनी स्मॉल फार्मर्स डू एग्रीकल्चरल बाय जॉइनिंग देयर स्मॉल होल्डिंग्स टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग। जब छोटे छोटे किसान आपस में मिलकर खेती करते हैं, जब छोटे छोटे किसान अपनी छोटी जोतों को आपस में मिलाकर खेती करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि बोलते हैं। तो छोटी जोत थी, उसकी अब बड़ी जोत हो गई, तो वहां ट्रैक्टर लाओ, वहां पे कोल्ड स्टोरेज बनाओ, वहां पे वेयर हाउस बनाओ, बैंक से सस्ता लोन ले लो, तो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा और आपस में जो लड़ाई झगड़े थे वो भी खत्म हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, तो लिखो सहकारी कृषि, सहकारी कृषि, ठीक है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर या कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये थे वो छोटे छोटे खेत के टुकड़े, और इसके स्थान पे अब क्या बना लिया हमने, ये बड़ा जोत बना लिया, ठीक है। ये छोटी जोतें थी, और ये क्या हो गया, बड़ी जोत। और कैसे बनाई, छोटी जोतों को मिलाकर, छोटी छोटी जोतों को मिलाकर अगर हम बड़ी जोत बना लें, तो यही क्या होता है फिर, सहकारी कृषि होती है, सहकारी कृषि। तो परिभाषा इसकी लिखिए, परिभाषा लिखिए, जब अनेक छोटे छोटे किसान, जब अनेक छोटे छोटे किसान अपनी छोटी जोतों को आपस में मिलाकर बड़ी जोत बना लें, खेती करें, तो इसे सहकारी कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सहकारी कृषि कहते हैं, ठीक है। वेन मेनी स्मॉल फार्मर्स, when many small farmers do agriculture by joining their small holdings together,
When many small farmers do agriculture by joining their small holdings together, then it is called cooperative farming. तो क्या बोलेंगे इसको हम? तो ये हो जाएगा तुम्हारा कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव फार्मिंग कहेंगे। बात सबके क्लियर हुआ क्या? तो जब अनेक छोटे छोटे किसान आपस में मिलकर अपनी छोटी जोतों को बड़ी जोत बना ले और फिर खेती करें। अब देखो, पहले ये मान लो ये किसान था, दूसरा ये किसान था, एक किसान ये था, एक किसान इधर था, एक किसान ये था, एक मान लो ये इसकी जोत थी, एक इसकी जोत थी। ये आपस में एक दूसरे से लड़ते थे या गुटबाजी करते थे। अब क्या हो गया, ये जितने भी लोग हैं 8 के 8 मिलकर इधर ही खेती कर रहे हैं। एक सबके लिए, सब एक के लिए। ठीक है, एक सबके लिए, वन फॉर ऑल फॉर वन। ये मिलकर खेती करेंगे तो एक तो इनकी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, और दूसरा क्या है कि इनके संसाधन एक साथ आएंगे तो रिसोर्स भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं? मिलकर खेती कर रहे हैं। ठीक है, आपस में मिलकर ये सब खेती कर रहे हैं। तो ये क्या, यहां तो लड़ रहे थे और उधर क्या हो गया? मिलके खेती कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि मान लो इसके पास ट्रैक्टर है, इसके पास कोल्ड स्टोरेज है, इसका बेटा पटवारी है, इसको मंडी में मान लो ये काम करता आड़तिए का। ये वाला किसान है, इसके जमीन ज्यादा है और उपजाऊ है, पानी की बोरवेल है। इसके पास मान लो मजदूर ज्यादा, मतलब परिवार में मेंबर ज्यादा है, हर किसी के इसके पास पैसा है, कोई मान लो सबकी अपनी अपनी खूबी है। तो इनका रिसोर्स एक साथ आ गया तो फिर इनकी पावर बढ़ जाएगी। तो जब अनेक छोटे छोटे किसान आपस में मिलकर कृषि कार्य करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं। इस हेतु सबसे पहले इन्हें क्या करना पड़ेगा? कोऑपरेटिव कमिटी बनाना होगा। दे फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर डूइंग दिस एग्रीकल्चर फर्स्टली। देन बैंक्स जो होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक हो गया या कॉमर्शियल बैंक हो गया, आरआरबीज हो गया, तो द सोसाइटी गेट्स चीप लोन्स फ्रॉम बैंक। ये जो कोऑपरेटिव कमिटी इन्होंने बनाई है, समिति, उन बैंकों से सस्ता लोन ले लेगी। और फिर इस कमिटी के जो मेंबर हैं ये आपस में मिलकर कोल्ड स्टोरेज बना लें, वेयर हाउस बनाने, ट्रैक्टर खरीद लें, या कुछ भी सब मिलकर खरीद रहे हैं तो आसान हो जाएगा। और इससे इन किसानों की स्वायत्तता भी बरकरार रहेगी कि कोई किसी के अधीन नहीं है। चूंकि ये जो है सब में एक पर्सन एक वोट होता है। कोऑपरेटिव कमेटी होती है, यहाँ पे एक व्यक्ति एक वोट होता है। और देखो, संगठित होकर काम करोगे तो संसाधनों का भी बेहतर इस्तेमाल होगा और सब आगे बढ़ जाओगे। तो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मैक्स बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस होगा। इतना समझ में आया? तो परिभाषा सबने लिख ली ना कि कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है? जब अनेक छोटे छोटे किसान आपस में मिलकर खेती का काम करते हैं तो इसी को दोस्तों कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है सहकारी कृषि। अब लिखिए, इस हेतु वे सहकारी समिति का गठन करते हैं। आगे लिखिए नोट देके, इस हेतु वे सहकारी समिति का गठन करते हैं। they form a cooperative society for this they form a cooperative society for this। इस हेतु वे सहकारी समिति का गठन करते हैं। they form a cooperative society for this। इस हेतु वे सहकारी समिति का गठन करते हैं। दूसरा लिखिए, द सोसाइटी गेट्स चीप लोन्स फ्रॉम बैंक्स। द सोसाइटी गेट्स चीप लोन्स फ्रॉम बैंक्स। समिति को बैंकों से सस्ता कर्ज प्राप्त हो जाता है। समिति को बैंकों से सस्ता कर्ज प्राप्त हो जाता है। द सोसाइटी गेट्स चीप लोन्स फ्रॉम बैंक्स। समिति को बैंकों से सस्ता कर्ज प्राप्त हो जाता है। समिति को बैंकों से सस्ता कर्ज प्राप्त हो जाता है। द मेंबर ऑफ द कमिटी टुगेदर बिल्ड वेयर हाउस। द मेंबर ऑफ कमिटी टुगेदर बिल्ड्स वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज। दे बाय ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन, एटसेट्रा। समिति के सदस्य आपस में मिलकर वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि का निर्माण करते हैं तथा ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि खरीद सकते हैं। समिति के सदस्य आपस में मिलकर वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज आदि का निर्माण करते हैं तथा ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें किसानों की स्वायत्तता भी बरकरार रहती है। इसमें किसानों की स्वायत्तता भी बरकरार रहती है।
द ऑटोनॉमी ऑफ फार्मर्स रिमेन्स इंटैक्ट, द ऑटोनॉमी ऑफ फार्मर्स रिमेन्स इंटैक्ट, द ऑटोनॉमी ऑफ फार्मर्स रिमेन्स इंटैक्ट। लास्ट लिखिए, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मैक्स बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मैक्स बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस, संगठित होने से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, संगठित होने से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मतीरे के लिए लड़ते थे, अब आपस में हाथ पकड़ के खेती कर रहे हैं। ये है इसका फायदा कि छोटे छोटे किसान संगठित होके और बड़ी खेती करते हैं। फिर तीसरा इसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती। इसके बारे में दोस्तों चर्चा करूंगा अगली क्लास में, ये थोड़ा डिटेल है, बड़ा है। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट है, और भारत के किसानों को कैसे वो समृद्ध कर रहा है, क्या चुनौतियां हैं, ठीक। और कृषि कानून जो आया था उसमें उसको लेकर के क्या विवाद था 2020 में, इसके ऊपर हम बात करेंगे कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आप आराम से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।